पहले हम कुछ केसेस दे रहे हैं, उसके बाद स्टार दे रहे हैं, बस हो गया। अब जरा इसे रन करके देखें, फाइल लिखते हैं, बस सिंपल है, पैटर्न आ गया हमारे पास। तो अगर आप क्लास 11th में हो, या फिर आपका एग्जाम हो चुका है, चाहे नहीं हुआ है कोई बात नहीं, या फिर आप क्लास 12th में हो, अगर आपकी पाइथन थोड़ी वीक रह गई हो तो कोई बात नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है या फिर आईपी है तो कोई बात नहीं। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है, ठीक है। इस वीडियो में हम लॉजिक बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही में हम पाइथन के बेसिक्स को भी देखने वाले हैं, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, और इसमें भी अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पाइथन के बेसिक्स थोड़े से वीक है। शायद हो सकता है कुछ ना कुछ आपने स्किप कर दिया हो, ठीक है। तो और ये जो पैटर्न आपके सामने बना, ये आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। आगे अभी हम कुछ पैटर्न्स करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये होमवर्क मिलने वाला है, और ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा, बिल्कुल ही इजी रहेगा, ठीक है। आगे देखते जाओ, बस किस तरह से बताता हूँ मैं। और उसके बाद पहले हम पाइथन के बेसिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़े पैटर्न्स करेंगे, और उसके बाद हम प्राइम नंबर वाले एक प्रोग्राम को बनाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम को ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि इसमें हम इफ एल्स वगैरह के साथ भी डील करते हैं और लूप्स के साथ भी डील करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग देख सकते हैं। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों ऐप्स को इंस्टॉल कर लो, पाईड्रॉइड को इंस्टॉल करो, क्योंकि हर हर वक्त आपके पास लैपटॉप नहीं होता, हर वक्त आपके पास कंप्यूटर नहीं होता, हर वक्त आपके पास अपना फोन होता है लेकर, जिसे घूमते रहते हो बेशर्मी की तरह, और पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो। तो पाइड्रॉइड को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। पाइड्रॉइड को इंस्टॉल कर लो, इससे क्या होगा कि आप अपने फ़ोन में ही कोड कर पाओगे। जो लोग स्मार्ट हैं उन लोगों ने अभी तक कर लिया होगा पाइड्रॉइड को इंस्टॉल। और चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर ही लो, क्योंकि फिर कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर पूछो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट करो, और खुद सीखो भी, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से बस कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। चैट जीपीटी उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब खुद से तुम्हारे में अगर दिमाग इतना आ चुका है कि खुद से कोड कर पा रहे हो, तो फिर चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कभी जरूरत पड़ जाए तो ये है। कमेंट सेक्शन भी खुला है, और टेलीग्राम में एक ग्रुप है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना जरूर से, क्योंकि उसमें मैं नोट्स और डिस्कशंस वगैरह होते रहते हैं सीएस से रिलेटेड, ठीक है। बाकी बच्चे भी हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। पाइथन आनी चाहिए, ठीक है, ये तो मस्त है। अगर आपको पैटर्न्स या फिर लूप्स वगैरह करने हैं, तो पाइथन तो बेसिक्स तो आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेसिक्स ऊपर ऊपर से टच करके निकलूंगा, बहुत जल्दी इसको स्किप करूंगा, ठीक है। बहुत स्किप नहीं करूंगा, अच्छे से बताऊंगा और जल्दी जल्दी बताऊंगा, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। बकवास नहीं करते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब डेटा किस टाइप का है, कोई भी डेटा वहां पर वेरिएबल में जो हम स्टोर करते हैं वो किस टाइप का है। वो या तो इंटीजर हो सकता है, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो गया, सिंबल्स हो गया, नंबर्स हो गया, वो स्ट्रिंग है। फ्लोट मतलब डेसिमल में, मतलब पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं, वैसे तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बहुत, ठीक है। तो जो पॉइंट, जिसमें हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं हमारे पास। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट, टपल्स, ये सब क्या होते हैं, एक कंटेनर होते हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। एलिमेंट्स मतलब वही इंट डेटा टाइप का कोई एक डेटा हो गया, वो एक एलिमेंट हो गया। स्ट्रिंग डेटा टाइप का कोई एक एलिमेंट हो गया, वो एक डेटा टाइप हो गया, वो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो हम किसी भी तरह के एलिमेंट को लिस्ट, एक कंटेनर होता है तो लिस्ट कंटेनर के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स को। वैसे ही टपल होता है, दोनों में फर्क क्या है कि एक इम्यूटेबल होता है, तो टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, उनमें कोई एडिटिंग हम नहीं कर सकते। खैर उतना डीप अभी हम नहीं जाने वाले। डिक्शनरी क्या होता है, उसमें हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और की और वैल्यू के पेयर्स में, ठीक है, आगे शक्ल देखने वाले हैं इनकी हम। चलो, की और वैल्यू पेयर्स में हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं इसमें। इनपुट, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में, बस इनपुट फंक्शन लगा दो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक नेम फंक्शन, नेम वेरिएबल है, इसमें मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, इनपुट फंक्शन दिया है मैंने यहाँ पर, और उसके अंदर एक मैसेज डाला है कि एंटर योर नेम। मतलब ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा तो यूजर के पास कंसोल में एक टर्मिनल में एक मैसेज आएगा, क्या, एंटर योर नेम। और उसके बाद यूजर जो कुछ भी एंटर करेगा वो चला जाएगा नेम के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये उठती है कि यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, कोई इंटीजर एंटर कर सकता है, कोई स्ट्रिंग एंटर कर सकता है, कोई फ्लोट वैल्यू एंटर कर सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स लिस्ट कुछ भी एंटर कर सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्टोर क्या करवाना है, कौन से डेटा टाइप का, कौन से डेटा टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, वो जो डेटा टाइप है ना, उसका फंक्शन लिख दो बस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि str लिखा हुआ है, और उसके अंदर इस इनपुट वाले फंक्शन को डाल दिया गया है, ठीक है। सिर्फ बाहर में str है ना। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी इनपुट यूजर डालेगा वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, और फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर नेम में आ जाएगा। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में ही लेता है इनपुट, जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है, इसलिए हमें ये str लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से नेम के अंदर जो भी स्ट्रिंग में यूजर डालेगा, ठीक है, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और स्ट्रिंग में क्या होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, ठीक है।
और उसके बाद नीचे देखो कि यहाँ पर हमने, हाँ इस तरह तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में किया है ना, लेकिन अगर मुझे इंटीजर में चाहिए होगा तो यहाँ पर मैंने लिखा है एज, और ये तो इंटीजर में लेते हैं, तो इंट के अंदर मैंने इसे डाल दिया ताकि यूजर कोई भी इंटीजर वैल्यू एंटर करे तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो समझ जाए कि ये इंट वैल्यू है, और इसे फिर एज में स्टोर करवा दे। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट करवाना भी आना चाहिए। प्रिंट तो इजी है, सबको बस पता है कि प्रिंट लिख दिया और उसके अंदर हेलो देयर लिख दिया तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी दो चीजें हैं, सेप और एंड, ठीक है। क्या है इसमें, जैसे कि मेरे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, ए में मैंने 10 स्टोर कर दिया, बी में मैंने 19 स्टोर कर दिया। अब मुझे प्रिंट करवाने की हेलो देयर 19 इज योर एज, ठीक है। तो वो मैं कैसे कराऊंगा, अगर मुझे बी लिखना है तो बस मैं यहाँ पर पहले प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर कोट्स के अंदर हेलो देयर लिखूंगा, फिर कॉमा दूंगा। यहाँ पर देखो कोट्स बंद हो गया, और कॉमा देने के बाद मुझे यहाँ पर जो भी वेरिएबल लिखना है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। जैसे कि बी था तो बी मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर एक कॉमा यहाँ पर दिया मैंने। उसके बाद वापस से मेरी स्ट्रिंग जो है वो चालू हो गई, इज योर एज। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि बी जो है वो कोट्स के अंदर नहीं है, ये कोट्स के अंदर है, और स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स के अंदर भी हो सकती है, और सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स तीनों में हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा में मैंने चीज़ों को स्टोर कर दिया, यहाँ पर सेपरेट किया कॉमा से। आगे नीचे देखो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम प्रिंट करवा रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर कुछ है। क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब मेरा स्ट्रिंग जो है यहाँ तक, वो यहाँ पर जब एज तक खत्म हो रहा है तो उसके बाद यहाँ पर मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स और दिए हैं कॉमा देके। कॉमा सेप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ है एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर ये स्पेस है, ठीक है। अगर यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं होता तो हम कह सकते थे वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कोट्स खुले और कोट्स बंद हो गए, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एंड इक्वल्स टू बैक स्लैश एन है। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है बताता हूँ, देखो। यहाँ पर जो कुछ भी है, कॉमा है, वो किससे रिप्लेस होगा, ठीक है, वो स्पेस से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेप यानी कि सेपरेटर जो है वो स्पेस दिया हुआ है, और ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ये आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चेंज करना है इसको, ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई और वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। और फिर वही बात एंड के लिए आ जाती है कि जैसे ही आपका प्रिंट स्टेटमेंट खत्म हो तो उसके बाद लाइन को एंड किस चीज से करना है, तो बैक स्लैश एन दिया हुआ रहता है, बैक स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, ठीक है। तो ये दोनों चीज होती है जिससे आपको हैंडल करना होता है। खैर इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, हेलो देयर, ठीक है, हेलो देयर। बी यानी कि 19, तो यहाँ पर 19, और फिर देखो यहाँ पर कॉमा था, कॉमा किससे रिप्लेस हो रहा है, स्पेस से, ठीक है। तो हेलो देयर स्पेस 19 स्पेस, उसके बाद फिर इज योर एज, यहाँ पर इज योर एज आ गया, और एंड किससे हो रहा है, ये बैक स्लैश एन से, तो बैक स्लैश एन नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि लाइन जो है वो हमारा नीचे जा रहा है, बस इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा, बस। तो ये खत्म था। और अगर हम सेपरेटर और एंड यानी कि सेप और एंड की वैल्यूज को अगर चेंज कर देते तो क्या होता, जैसे कि यहाँ पर देख लो, हेलो देयर प्रिंट करवाया, हेलो देयर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर क्या प्रिंट करवाया, हेलो देयर बी इज योर एज, यानी कि 19 इज योर एज, और यहाँ पर सेपरेटर मैंने क्या करवाया, स्टार, यानी कि इसको हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, एस्टेरिस्क, जिसके पैटर्न्स हम देखने वाले हैं। और एंड में हमने ये कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो देयर, और उसके बाद फिर कॉमा के जगह सेपरेटर आया यानी कि स्टार आया, फिर उस तरह से फिर से यहाँ पर स्टार आ गया। उसके बाद फिर इज योर एज जैसा का तैसा प्रिंट हो गया। और जैसे ही ये लाइन खत्म हो रही है ना, तो एंड क्या दिया हुआ है, एंड में बैकस्लैश एन नहीं है, एंड में क्या है, दो हाइफन है, तो दो हाइफन प्रिंट हुए, उसके बाद फिर ये लाइन चालू हो गई। यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो ये नीचे लाइन में आ जाता, लेकिन यहीं से ये चालू हो रहा है, ठीक है। तो एंड दिस इज द लास्ट लाइन, एंड दिस इज द लास्ट लाइन हो गया। यहाँ तक ये खत्म होगा, उसके बाद फिर न्यू लाइन चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई सेपरेटर या फिर एंड नहीं दिए हुए, तो सेपरेटर बाय डिफॉल्ट स्पेस रहता है, और यहाँ पर सेपरेटर की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने कॉमा का यूज नहीं किया है, ठीक है। और उसके बाद एंड जो है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन है। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस यानी कि लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग्स भी सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। लिस्ट मैंने क्या बताया था, एक कंटेनर है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, सीक्वेंस में स्टोर्ड है। उसी तरह से टपल्स हैं, टपल्स में भी सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट्स स्टोर्ड है। उसी तरह से स्ट्रिंग में भी कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना, तो सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चाहे आप एक एक लेटर ले लो, एक नंबर ले लो, एक सिंबल ले लो, वो सारे के सारे एक एक एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रिंग के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। और इन ये सब जो है वो क्या है, सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। और रेंज भी एक फंक्शन है, वो भी एक सीक्वेंस है, वो आगे है बताता हूँ। तो इंडेक्सिंग इज एक्सेसिंग एन इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है, जैसे कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से किसी एक एलिमेंट को उठाकर लाने को हम कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हो कि स्ट्रिंग्स किस तरह से स्टोर होती है, जैसे डबल कोट्स में, आप चाहो तो सिंगल कोट में करो, ट्रिपल कोट में करो, कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, यहाँ पर देखो आप एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, और यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट्स हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, कॉमा दे के सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को। उसी तरह से यहाँ पर टपल्स हैं, टपल्स में भी आप यहाँ पर कुछ कुछ रख सकते हो वैल्यूज, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस में एनक्लोज होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सिंग, चलो अब इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, पहले उसके लिए हम यहाँ पर स्टोर करवा लेते हैं। तो स्टूडेंट नेम में हमने ये स्टोर करवा लिया। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स में ये स्टोर करवा लिया, ये लिस्ट। टीचर अंडरस्कोर डिटेल्स में ये टपल स्टोर करवा लिया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर जैसे कि राजनाथ है, ठीक है, यानी कि मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें इंडेक्सिंग किस तरह से हो सकती है, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना। ठीक है, तो देखो, हमारे पास पाइथन में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मतलब लेफ्ट टू राइट, एरो पे मत जाना, एरो मैंने सिर्फ नोटेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है, कि ये क्या है। ठीक है, और फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग यानी कि राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जिस तरह से आप नहीं पढ़ते हो, रीडिंग कैसे करते हो, लेफ्ट टू राइट करते हो ना, तो वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, बस वही है। ठीक है, अब देखो, तो पहले एलिमेंट को हम जीरो कहते हैं कि ये जीरो इंडेक्स पे है। दूसरा एलिमेंट ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इंडेक्स पे है। तो ऐसे करते करते ये रेंज कहाँ तक जा रही है, ये जीरो से लेकर एन अगर हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है। तो n इक्वल्स टू सेवन हो गया, n को हमने क्या माना, नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये क्या है, n माइनस वन है ना। इसलिए हमने यहाँ पर जीरो से लेकर n माइनस वन तक का रेंज रखा है कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से लेकर n माइनस वन तक। वही बात करें बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो लास्ट एलिमेंट को हम माइनस वन कहते हैं, उसके बाद फिर बाकी सब ऐसे ही घटता जाता है। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन। तो ये इसका जो रेंज है वो कहाँ तक होता है, माइनस वन से लेकर माइनस सेवन तक। ठीक है, यानी कि माइनस एन तक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस वन से लेकर माइनस एन मुझे लिखना चाहिए था, मैंने गलती कर दी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर साफ साफ बोल रहा हूँ, यहाँ पर माइनस वन से लेकर माइनस एन होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये था बैकवर्ड इंडेक्सिंग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग में कुछ एग्जांपल्स देख लो। जैसे ए में अगर ये स्टोर्ड है और मैं बी में स्टोर करवा रहा हूँ क्या, ए की सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू, तो जीरो, वन और टू, टू इंडेक्स पे क्या है, जे। तो जे स्टोर हो जाएगा बी में। ठीक है, वहीं बात करें बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो ए ऑफ माइनस थ्री स्टोर हो जाएगा सी में। क्या है यहाँ पर, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ए, यानी कि ए स्टोर हो जाएगा सी में। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। देखो, स्लाइसिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है कि एक एलिमेंट को उठाना। स्लाइसिंग का मतलब होता है रेंज ऑफ एलिमेंट्स को उठाना। ठीक है, जैसे ए इक्वल्स टू मेरा नाम लिखा हुआ है। अब इसको मैं किस तरह से उठा सकता हूँ, एक स्टार्ट वैल्यू देना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कॉलोन दिए हुए हैं ना, यहाँ एक कॉलोन है, यहाँ एक कॉलोन है। इससे पता चलता है कि हम इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन तरह की वैल्यूज दे सकते हैं। हम चाहे तो एक वैल्यू भी दे सकते हैं, हम चाहे तो दो वैल्यू भी दे सकते हैं, हम चाहे तो तीन वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ऑप्शनल हो सकता है। कैसे, देखो, जैसे कि यहाँ पर हम पहले स्टार्ट वैल्यू देते हैं कि कौन से इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर स्टॉप वैल्यू देते हैं कौन से इंडेक्स पे हमें स्टॉप करना है। लेकिन ध्यान रहे, जिस इंडेक्स पे हमने स्टॉप वैल्यू दी है वो इंक्लूडेड नहीं होता, उसके पहले का सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, आगे एग्जांपल देखने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेप वैल्यू मतलब कि अगर ये स्टार्ट स्टार्ट से हो रहा है, तो ये आगे कैसे जाए या फिर पीछे कैसे जाए। अगर आगे जाना है तो प्लस वन होना चाहिए, है ना, और पीछे जाना है तो माइनस वन होना चाहिए, और आगे ही जाना है, और अगर एक एलिमेंट को छोड़ छोड़ कर ऐसे एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम टू दे सकते हैं। आगे देखो एग्जांपल है, देखो, स्लाइसिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। ए में हमने मेरा नाम स्टोर कर दिया, और फिर ए में अगर हम सिर्फ एक ऐसा कोड दे रहे हैं, सॉरी ये क्या है, ये कोलोन है, और इसमें यहाँ पर मैं दो वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं दी है। तो अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू मिसिंग रहती है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि पहली वैल्यू जो है वो हमारे पहले सबसे पहले वाले इंडेक्स को पकड़ लेती है, और आखिरी वैल्यू जो है वो सबसे आखिरी वाले इंडेक्स को पकड़ लेती है। बस, तो यानी कि इसका मतलब है कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठ के यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो बी में क्या स्टोर हो गया, पूरा का पूरा नाम। उसी तरह से सी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट वैल्यू थ्री, और स्टॉप वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, यानी कि ये एंड तक लेगा। तो जीरो, वन, टू, और ये थ्री, यानी कि एन, एन से लेकर एंड तक, यानी एन ए टी एच ना, ये पूरा का पूरा एन ए टी एच यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये सी में स्टोर हो गया। अब बात करें डी की, तो डी में क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पर, मतलब ए वेरिएबल, मतलब ये जो मेरा नाम है, इसमें शुरू की वैल्यू हमने नहीं दी, यानी कि ये शुरू से उठाएगा, कहाँ तक उठाएगा, फाइव तक, लेकिन फाइव इंक्लूडेड नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखना, क्योंकि स्टॉप वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। तो जीरो, वन, टू, थ्री और फोर, यानी आर ए जे एन ए यहाँ तक। ये देखो वही चीज़ है। आगे देखो, अब यहाँ पर स्टेप वैल्यू की भी बात की है मैंने, यहाँ पर दो कोट्स लगा दिए ना, सॉरी दो कोलोन्स। तो दो कोलोन्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, तो स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं है, स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब कि ये शुरू से उठाएगा आखिर तक, लेकिन शुरू से इंक्रीमेंट किस तरह से होगा, टू से। ठीक है, मतलब कि ये शुरू का इसने उठा लिया जीरो इंडेक्स पे, और जीरो प्लस टू यानी कि टू, यानी कि फिर जे पे आएगा, फिर जे टू यानी कि टू प्लस टू यानी कि फोर, यानी कि फिर ए पे आएगा, फिर
टू प्लस सॉरी क्या ये फोर है, 4 + 2 यानी कि 6। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे करते करते इसके पास ये कहाँ तक आया, आर को उठाया इसने, जे को उठाया, ए को उठाया, एच को उठाया, RJAH। ठीक है, इस तरह से उठा रहा है ये। अब देखो ई में क्या, ठीक है ई में मैंने दोबारा स्टोर करवा दिया, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं ऐसा। तो ई में क्या स्टोर हो रहा है इस बार, हम देखो यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं है, एंड वैल्यू कुछ नहीं है, स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं है, और स्टेप वैल्यू में -1 है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग करवा रहे हैं, ये इंटरप्रेटर समझ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा ई के अंदर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर रिवर्स हो चुका है। ये एक बहुत ईजी तरीका होता है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बीच में से ही उठाया, सेकंड इंडेक्स से उठाया है 7 तक, तो 7 ये इंक्लूड करेगा नहीं। ठीक है, तो 7 में क्या था, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 तो आगे चला जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसके आगे जा ही नहीं पाएगा। देखो थर्ड इंडेक्स से शुरू हो रहा है ना, तो जैसे नहीं, सेकंड इंडेक्स से शुरू हो रहा है और थर्ड स्टेप पे, तो 0 1 2 यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, +3, 1 2 और टी। ठीक है, तो जे और टी आ गया, उसके बाद +3, अब आगे ये कुछ है ही नहीं, तो आगे अब लेगा किसको, ये किसी को नहीं लेगा। तो इसलिए जे और टी आके यहाँ पर एफ में स्टोर हो गया, बस। ये था स्लाइसिंग। अब देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ एल्स। कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने यहाँ पर। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, मान लो ऊपर में कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं, नीचे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं, बीच में एक इफ ब्लॉक आ गया, या फिर कह सकते हैं इफ एल्स ब्लॉक आ गया, या फिर कह सकते हैं इफ एलिफ एल्स ब्लॉक आ गया, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, तो सब कुछ सीक्वेंस में चलता हुआ आएगा। उसके बाद फिर इफ वाला जो ब्लॉक है वो चलेगा। अब देखो इफ में जो है ना, ये एक एंट्री पॉइंट है और इसके अंदर कुछ डेटा है। ठीक है, मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड है, जो कि तभी चलेगा अगर इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन सही होती है। तो एक बार सिंटैक्स अच्छे से देख लो, तो इफ के अंदर कंडीशन लिखी हुई होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर वाली वैल्यू जो कि एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस से सेपरेटेड होती है, जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, वो वाली लाइंस चल जाएंगी। जैसे कि स्टेटमेंट 1 तो चल जाएगा इसमें। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एस लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा करके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते थे। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चल चल जाएगा। उसके बाद आओ इस एग्जाम्पल पे, इस एग्जाम्पल पे क्या था, सिर्फ इफ कंडीशन था और कुछ नहीं था, एल्स वेल्स कुछ नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, यहाँ देखो, इफ के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 चल जाएगा, वरना एल्स वाला जो ब्लॉक, एल्स के ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी है स्टेटमेंट 2 वो चल जाएगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 चलेगा, फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 चलेगा। आगे यहाँ देखो, यहाँ पर किस तरह से चीजें स्टोर्ड है, इफ एलिफ एलिफ एल्स। ठीक है, मतलब पहले कंडीशन 1 चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो ये चल जाएगा, बाकी किसी को हमारा प्रोग्राम नहीं दिखेगा। ठीक है, बस ये चल गया ना, काम खत्म। अब अगर ये फॉल्स है तो फिर ये इस पे आएगा, एलिफ कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो ठीक है, स्टेटमेंट 2 चल जाएगा, बाकी कुछ भी ये नहीं देखेगा। अब अगर स्टेटमेंट कंडीशन 2 भी गलत होती है, तो फिर देखो कंडीशन 1 गलत हो गई, कंडीशन 2 गलत हो गई, तो फिर ये चेक करेगा कंडीशन 3 को, और कंडीशन 3 के सही होने पे स्टेटमेंट 3 चलेगा। और और फिर एल्स ब्लॉक तो नहीं चलेगा। और फिर अगर कंडीशन 3 भी गलत हो गई, सारी कंडीशन यहाँ पर गलत हो गई, तो तब जाके एल्स ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये काम करेगा। अब देखो यहाँ पहले इफ कंडीशन है, उसके अंदर कुछ है, फिर से एक इफ कंडीशन है, फिर कुछ है, फिर एलिफ कंडीशन है, और उसके बाद फिर एल्स है। ठीक है, तो इफ के अंदर जो कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो इफ कंडीशन आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारी चीजें भी स्किप हो जाएंगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक पेयर है। ठीक है, मतलब तीन दो चीजों का पेयर नहीं है, हम कह सकते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा जो भी क्या ब्लॉक है, ठीक है, इफ एलिफ एल्स का ब्लॉक है, ना कि ये। क्योंकि एलिफ और एल्स जो होते हैं वो अपने से पहले वाले इफ के लिए ही होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर तुम देख सकते हो एलिफ और यहाँ एल्स, वो अपने से पहले वाले इफ के लिए ही है। ठीक है, ना कि एक और इफ के लिए। ठीक है, तो ये इफ एक अलग अलग इफ हो गया, और ये इफ एलिफ और एल्स अलग एक हो गए। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो ऊपर से चलता हुआ आएगा, चलता हुआ आएगा, चलता हुआ आएगा, फिर यहाँ पर वो देखेगा कि इफ स्टेटमेंट है, कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 चलेगा, और अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 1 नहीं चलेगा। फिर ये नीचे आएगा, इफ कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन टू ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 टू चलेगा, और अगर कंडीशन 2 ट्रू नहीं होती है तो एलिफ को चेक करेगा। ठीक है,
अब एलिफ की जो कंडीशन 3 है वो अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 3 चलेगा, और अगर ट्रू नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। बस ऐसे करके एल्स ब्लॉक चल जाएगा और फिर खत्म। तो ये था कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम इफ एल्स के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है कि पता करना है कि कोई एक नंबर या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे? देखो सबसे पहले क्या किया है कि नम नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसके अंदर इंट डेटा टाइप का इनपुट लिया हुआ है यूजर से विद अ मैसेज एंटर अ नंबर। तो यूजर को एक नंबर डालेगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, फिर कोलोन। ठीक है, तो तब क्या करो, प्रिंट नम इज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है तो नंबर पॉजिटिव है, सही सी बात है। ठीक है, सिंपल मैथ है। और उसके बाद नम अगर छोटा हुआ, ठीक है, नम अगर छोटा हुआ तो नम इज नेगेटिव, ये आएगा। एल्स मतलब अगर ना ही नंबर जो है, जो यूजर ने एंटर किया था, वो जीरो से अगर बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं चले। इसका मतलब क्या है कि यूजर ने जीरो एंटर किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस केस में क्या होगा कि नंबर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये प्रिंट हो जाएगा। बस ये था, सिंपल। अब देखो रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज फंक्शन अभी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बाद जो लूप्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो इससे ही बनेंगे। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन क्या करता है कि जनरेट करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अभी अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा सीक्वेंस में? लिस्ट वगैरह पढ़ लिया है ना। लेकिन रेंज फंक्शन क्या करता है कि ये भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है। अगर मैं लिस्ट फंक्शन के अंदर इस चीज़ को डाल दूं ना, तो ये जो भी नंबर्स होंगे उस बेसिस पे मुझे आउटपुट देगा, उस बेसिस पे मेरे को लिस्ट निकाल कर देगा। ठीक है, बताता हूँ, देखो इसमें भी हम तीन वैल्यूज डाल सकते हैं, एक वैल्यू भी डाल सकते हैं, दो वैल्यू भी डाल सकते हैं, और तीन वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक स्लाइसिंग। इसका भी बहुत कुछ वैसा ही है, लेकिन देखो थोड़ा अलग है। क्या? कि अगर आप इसमें एक इनपुट डालते हो, एक आर्ग्यूमेंट डालते हो, तो वो स्टॉप वैल्यू मानी जाएगी। और अगर स्टॉप वैल्यू है, यानी कि इसे पता है कि रुकना है, और वही बात आ जाती है कि अगर रुकना है स्टॉप वैल्यू, तो स्टॉप वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, उससे पहले वाली सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। लेकिन ये शुरू कहाँ से करेगा? ठीक है, देखने वाले हैं आगे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट, और अगर दो आर्ग्यूमेंट्स देते हो, तो एक पहले वाले को वो स्टार्ट मानेगा, दूसरे वाले को वो स्टॉप मानेगा। ठीक है, अगर तीन आर्ग्यूमेंट देते हो तो पहले वाले को स्टार्ट मानेगा, दूसरे वाले को स्टॉप मानेगा, तीसरे वाले को स्टेप मानेगा। ठीक है, मतलब उत्ते पे इसको स्किप करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। रेंज 5 कितने नंबर्स मेरे को जनरेट करके देगा? वो शुरू किससे करेगा? देखो अगर हम एक इनपुट डालते हैं तो वो हमेशा जीरो से शुरू करता है। ठीक है, तो 0 1 2 3 और 4। ठीक है, 5 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, स्टॉप वैल्यू है। नीचे आओ, यहाँ पर देखो 3 से शुरू कर रहा है और 9 तक जाएगा। 3 4 5 6 7 8, और 9 को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि 9 एक स्टॉप वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो 5 से शुरू कर रहा है, 19 तक जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि 3 के स्टेप्स ले रहा है। तो 5 प्लस 3 यानी 8, 8 प्लस 3 यानी 11, 11 प्लस 3 यानी कि 14, 14 प्लस 3 यानी 17। कहाँ तक जाना था? 19 में। तो 17 प्लस 3 यानी 20। खत्म, स्टॉप वैल्यू के आगे चला गए तो स्टॉप हो जाएगा, बस खत्म है। उसके नीचे आओ, यहाँ पर देखो अगर मुझे लूप जो है वो, सॉरी लूप नहीं, मुझे जो नंबर के सीक्वेंस है वो उल्टी तरफ से जनरेट करवाने हैं, यानी कि मुझे 5 से 10 ना जाते हुए मुझे 10 से लेकर 5 जाना है, तो मुझे एक इंडेक्सिंग जो है यहाँ पर स्टेप वैल्यू वो नेगेटिव में देनी पड़ेगी। पता है तुम्हें? ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर स्टेप वैल्यू का है, तो 10 होगा। ठीक है, तो 10 फिर -1, बाय डिफॉल्ट ये स्टेप वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तभी तो वो आगे जाता है ना, यहाँ पर देखो 1 है, तभी तो ये एक एक करके आगे जा रहा है। और यहाँ पर अगर हमने -1 दे दिया तो ये 10 से पीछे जाएगा, तो 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6। बस उसके बाद फिर 5 पे ये स्टॉप वैल्यू है, खत्म। आगे बढ़ो। अब है यहाँ पर लूप्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, दोनों के यहाँ पर सिंटैक्स अच्छे से देख लो। ठीक है, तो हम ज्यादातर यूज तो फॉर लूप को करते हैं, लेकिन वाइल लूप को भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये रहा फॉर लूप में ये प्रोग्राम, और इसी चीज को अब तुम फॉर वाइल लूप में कन्वर्ट करके दिखाओ, इसलिए दोनों लूप का सीखना जरूरी है। वाइल लूप, सबसे पहले इसी कंडीशन, इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि हम पहले वाइल लिखते हैं, इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, और फिर कॉलन देके स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। तो अगर इसके अंदर की लिखी हुई कंडीशन जब तक सही है, तब तक इसके अंदर की चीजें जो है वो चलती रहेंगी लूप में, यही होगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से प्रोग्राम चलता हुआ आएगा, चलता हुआ आएगा। अब इसके पास मिला एक वाइल कंडीशन, मतलब वाइल लूप। अगर इसने चेक किया कि कंडीशन ट्रू है, चला देगा। उसके बाद फिर इसके अंदर की जितनी चीजें हैं वो चलने के बाद फिर से एक बार कंडीशन चेक होगी। अभी भी ट्रू है तो फिर से चलेगा, फिर से चेक होगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब देखो फॉर लूप,
फॉर लूप ये किस तरह से चलेगा, हम इसका जो सीक्वेंस है, सॉरी सिंटैक्स है, वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है, फॉर हम कुछ भी एक वेरिएबल लेते हैं जो कि एक एक करके जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, यहाँ पर जो हम वेरिएबल लेंगे ना उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी एक एक करके इस सीक्वेंस में से। ठीक है, सीक्वेंस में क्या क्या आ सकते हैं, सीक्वेंस में मैंने बता दिया, वो स्ट्रिंग आ सकता है, वो लिस्ट आ सकता है, ट्रिपल आ सकता है, इवन डिक्शनरी के कीज आ सकते हैं, और रेंज फंक्शन भी आ सकता है, क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करता है, इट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, बस। चलो तो फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस दे दिया, तो मान लेते हैं कि मैंने वेरिएबल में आई रखा हुआ है, सिर्फ एक वेरिएबल रखा हुआ है जिसका नाम मैंने आई रखा हुआ है, तो आई में सबसे पहले क्या होगा, उस सीक्वेंस की पहली वाली वैल्यू उठ कर आएगी, उसके बाद जो कुछ भी काम है होगा, उसके बाद फिर उसी वेरिएबल में दूसरी वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर जो कुछ भी ये काम होगा, फिर उसी वेरिएबल में अगली वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर होगा। तो ऐसे कर करके ना उस वेरिएबल में तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक वो वेरिएबल जो है वो लास्ट वाले वैल्यू तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये था व्हाइल लूप और फॉर लूप। आओ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है व्हाइल लूप का, जिसमें मैंने क्या करवाया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाया। ये रहा आउटपुट और ये रहा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 दे दी है ताकि 1 से स्टार्टिंग हो, और फिर व्हाइल के अंदर मैंने कंडीशन दे दिया कि जब तक ए जो है वो छोटा हो या फिर इक्वल हो 10 से, तब तक क्या करो, प्रिंट करवाते रहो ए को, प्रिंट करवा दो ए को। और उसके बाद मतलब एक बार ए को प्रिंट करा दिया ना, तो ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब क्या है, ए प्लस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब सिंपल ये लिखा हुआ है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ए में 1 असाइन होगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, ट्रू हो गया, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। अब ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब ए की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर से वहाँ यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक होगी, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 भी हम कह सकते हैं कि 2 इज ऑल्सो स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस से ए इंक्रीमेंट होगा, तो ऐसे करते करते 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, और उसके बाद मान लो यहाँ पर 9 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर 9 से ये बढ़ के 10 हुआ, फिर वापस ये 10 को चेक करेगा कि क्या 10 लेस देन या फिर इक्वल है 10 के, हाँ है, 10 जो है वो इक्वल तो है ना कम से कम 10 के, तो ठीक है सही है, ये वापस से ये लूप चलेगा। तो वापस से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 10, और उसके बाद फिर ए की वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर अब हम कंडीशन को चेक करें कि क्या 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा वाइल लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद जो प्रोग्राम है वो आगे से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी। ठीक है, इसके नीचे जो कुछ भी लिखा होगा वो चलेगा। ठीक है, ये था वाइल लूप। आगे देखो फॉर लूप, यही काम हम फॉर लूप से कैसे करवाएंगे। फॉर, यहाँ पर वेरिएबल का नाम, फिर इन, उसके बाद फिर सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या मैंने बताया था, रेंज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है। ठीक है, रेंज फंक्शन, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है पैटर्न्स में। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 11 तक, मतलब आई में पहले 1 जाएगा, प्रिंट हो जाएगा आई, यानी कि 1 प्रिंट हो गया, फिर आई में 2 जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंड में कुछ लिखा नहीं हुआ है, मतलब कि कॉमा देके एंड आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पर बैकस्लैश एन बाय डिफॉल्ट रहता है, तो वो वैसा ही है, हमने कुछ चेंज नहीं किया वहाँ पर। तो एक एक एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, और फिर लाइन्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लाइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पर पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर आई में जैसे ही 10 जाएगा प्रिंट हो जाएगा, फिर आई में जैसे ही 11 जाएगा, तो 11 तो स्टॉप वैल्यू है ना, तो रुक जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। बस, तो अभी हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि हमारे लूप को तब खत्म कर देता है जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट चलता है। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास ये एक वाइल लूप है। ठीक है, तो ए में सबसे पहले 1 हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, वही हम क्या करा रहे हैं कि एक एक करके नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन चेक होगी, तो क्या 1 जो है वो छोटा या फिर इक्वल है 10 के, हाँ है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आओ, क्या ए जो है वो इक्वल है 7 के, नहीं, ए अभी तो 1 है ना, तो अभी इक्वल नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, आगे नीचे आ जाओ। प्रिंट ए, तो ए को प्रिंट हो गया, यहाँ पर ए प्रिंट हो गया, फिर ए जो है वो इंक्रीमेंट हुआ 1 से, यानी कि ए की वैल्यू अब 2 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ये शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब यहाँ पर ये चेक होगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ है, क्योंकि अभी ए की वैल्यू 2 है ना, तो 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ है। चलो चलो अब यहाँ पर आओ, तो क्या इफ कंडीशन अभी ट्रू होती है, क्या 2 इज इक्वल्स टू, देखो डबल इक्वल्स टू हम किस लिए लगाते हैं, कंपैरिजन के लिए लगाते हैं। तो क्या 2 इज इक्वल्स टू 7 है, अगर है तो फिर चलाओ, नहीं है तो नहीं चलाओ, तो ये नहीं चलेगा, फिर प्रिंट हो जाएगा 2। ऐसे करते करते मान लेते हैं कि ये 5 में आ गया। ठीक है, 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखो,
ये जो है वो बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा ये जो हमारा लूप है, क्या 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है? हाँ है, ये ट्रू हो जाएगा। और क्या 6 इक्वल्स टू 7 है? नहीं, ये नहीं चलेगा। उसके बाद फिर प्रिंट हो जाएगा 6, तो 6 प्रिंट हो गया। उसके बाद 6 बढ़ के क्या हो गया? 7। अब 7 क्या लेस देन इक्वल्स टू 10 है? हाँ है। क्या 7 इक्वल्स टू 7 है? हाँ है। तो अब ये कंडीशन में यहाँ पर क्या आ गया? ब्रेक। तो अब यहाँ पर ये लूप खत्म हो गया। जैसे ही ब्रेक मिलता है ना, लूप खत्म हो जाता है। बस यही काम है। अब आगे जो भी एग्जीक्यूशन है while के अंदर, वो नहीं चलेगा। अब जो है हमारा प्रोग्राम आगे जो कि नीचे भी जो भी लाइन लिखे हुए हैं उनको देखेगा। ठीक है, अब यही काम मैंने यहाँ पर फॉर लूप से करवाया हुआ है। ठीक है, तो फॉर में आई में क्या जा रहा है? आई में सबसे पहले 1 जा रहा है। ऐसे करके आई में पहले 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 नहीं जाएगा। ठीक है, 10 तक जाएगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू ये लेता नहीं है। तो आई में जैसे 1 जा रहा है, क्या हो रहा है? ये कंडीशन चेक होगी, ये नहीं चलेगा। फिर नीचे आएगा, मतलब क्योंकि ये फॉल्स है। उसके बाद फिर प्रिंट हो जाएगा 1। उसके बाद इसी तरह करके 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। और जैसे ही इसमें 6 जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इक्वल नहीं है, आ जाओ नीचे, प्रिंट हो जाएगा। 6 प्रिंट हो गया। अब आओ, अब यहाँ पर आई में क्या जाएगा? 7 जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर इसे ब्रेक मिल जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे करके खत्म हो सकता है। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, इसका थोड़ा सा सिमिलर काम है, इसका थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। पता क्या? कि अगर जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट चलती है ना, तो वो उस पर्टिकुलर इटरेशन के नीचे वाले पार्ट को स्किप कर देता है। उसके बाद अगले इटरेशन से लूप चालू होता है। बस यही काम है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हम प्रिंट करवाते जा रहे हैं ए को, और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर ए जो है, जब जैसे ही उसे 7 मिलता है ना, उस केस में क्या करो कि ए की वैल्यू बढ़ाओ, लेकिन साथ में कंटिन्यू कर दो। मतलब नीचे जो है लिखा हुआ है प्रिंट, यानी कि प्रिंट ये नहीं होने देगा। और नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो 1 से, मतलब 7 को बदल के 8 कर दो। वो यहाँ पर ये वाला जो काम लिखा हुआ है ना, वो नहीं होगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल टू 1, ताकि इंक्रीमेंट तो हो, ताकि आगे की चीजें प्रिंट होती रहें। ठीक है, चलो तो ठीक है, यहाँ से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट यही करेगा कि जब जैसे ही उसे 7 मिलेगा ना, वो आगे ए की वैल्यू बढ़ा देगा, लेकिन कंटिन्यू कर देगा। मतलब कंटिन्यू मतलब आगे जो नीचे की वैल्यूज है ना, नीचे जो जो भी लाइंस है ना, उनको वो नहीं चलाएगा। और फिर शुरू से नहीं, मतलब उसके अगले इटरेशन से वो चालू करेगा। मतलब 8, ए की वैल्यू 8 हो गई, अब यहाँ से चालू होगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 स्किप हो गया, 8 9 10। यही काम हमने फॉर से किया हुआ है, फॉर लूप से। फॉर में आई में एक एक करके वैल्यूज जा रही है। फिर पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 5 6 जाएगा। जैसे ही 7 जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब प्रिंट नहीं करेगा 7 को। फिर आई में 8 जाएगा। तो 7 में जो चीज़ें हैं वो प्रिंट नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो 7 प्रिंट नहीं हो रहा। ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और चीज़ आती है, लूप एल्स। और इसके बाद हाँ, बस ये दोनों लूप एल्स का ही पार्ट है, और उसके बाद हम पैटर्न्स करने वाले हैं। ठीक है। देखो, लूप एल्स स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी लूप हम चलाते हैं, ठीक है, और वो लूप अगर कंप्लीट हो जाए, मतलब उसमें बीच में कहीं पे भी ब्रेक ने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, ब्रेक यानी कि तुम कह सकते हो एक्सीडेंट। और अगर लूप की लाइफ पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब क्या होता है? एल्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो चल जाएगा। ठीक है, और अगर बीच में कहीं लूप की लाइफ में ब्रेक आ जाता है, यानी कि कह सकते हो एक्सीडेंट हो जाता है लूप का, तो उस केस में क्या होता है कि लूप रुकता तो है। ठीक है, लूप वहां पर रुक तो जाता है, लेकिन उसके बाद एल्स का भी पार्ट नहीं चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एल्स भी इसमें क्या होता है, जो लूप का ही पार्ट होता है। जैसे फॉर एल्स हो गया, वाइल एल्स हो गया, तो इसमें क्या होता है कि एल्स भी वाइल का ही पार्ट है, एल्स भी फॉर का ही पार्ट है। तो अगर फॉर रुकेगा तो एल्स भी खत्म हो जाएगा, एल्स नहीं चलेगा। उसी तरह से एल्स वाइल अगर रुक जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से, तो एल्स भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वाइल ने अपनी लाइफ कंप्लीट कर ली है, तब जाके एल्स चलेगा। उसी तरह से फॉर ने अपनी लाइफ कंप्लीट कर ली है, तब जाकर एल्स चलेगा। बस यही काम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो आई की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी? यहाँ पर 0 से शुरू होगी और 5 पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो 0 1 2 3 4। उसके बाद एल्स, यानी कि यहाँ पर देखो, इतना करने के बाद, इतना प्रिंट करने के बाद फॉर लूप ने अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखो, एल्स, एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट लूप विदाउट ब्रेक। ठीक है, लूप कंप्लीटेड विदाउट ब्रेक, ये यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। आ गया हो यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम चीज़ की हुई है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो, तो आई की वैल्यू तब तक चल रही है जब तक वो 5 से छोटी है, तब तक चल रही है। जैसे ये 5 के इक्वल हो, तो उसके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर 0 से शुरू हो रही है, और फिर एक एक करके इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो 0 से लेकर 4 तक प्रिंट होगा। जैसे ही 5 होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर एल्स वाला जो पार्ट है,
वो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो लूप कंप्लीटेड विदाउट अ ब्रेक। दोनों प्रोग्राम्स का यही आउटपुट आएगा। आ जाओ आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेक का यूज कर लिया है। अब देखो, फॉर आई इन रेंज 5 तक चला रहा है 0 से लेकर, लेकिन अगर जैसे ही आई जो है उसको 3 मिले, ठीक है, जैसे ही आई को 3 मिले, उस केस में क्या करो, ब्रेक कर दो। ठीक है, बस। तो 0 1 2 और जैसे ही 3 मिला, ब्रेक हो गया। और एल्स के अंदर जो लिखा हुआ है दिस वॉन्ट एग्जीक्यूट बिकॉज ऑफ ब्रेक, तो ये चलेगा ही नहीं, ये इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये काम होता है लूप एल्स का। अब आ जाओ पैटर्न्स पे। पैटर्न्स का अप्रोच देखो, यहाँ पर ये एक सिंपल सा पैटर्न है। ये सारे के सारे टीचर्स ने कराया ही होगा। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है। और इसे कैसे करते हैं, ठीक है, इसे करने के दो तरीके होते हैं। मतलब किसी भी पैटर्न को, आगे देखो और भी पैटर्न्स हैं, मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो और भी पैटर्न्स हैं, उन्हें करने के अप्रोच क्या होते हैं। उन्हें करने का अप्रोच जो है वो दो तरीके का हो सकता है। या तो मैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज कर लूँ, या फिर मैं नेस्टेड लूप्स का यूज करूँ। ठीक है, नेस्टेड लूप क्या होते हैं? नेस्टेड लूप्स मतलब लूप्स के अंदर लूप्स, पता होगा इतना तो। अब देखो यहाँ पर, यूजर ने अगर 5 एंटर किया तो 5 लाइंस में ये पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यूजर ने अगर 10 एंटर किया तो ये 10 लाइन में होना चाहिए। यूजर ने अगर 100 प्रिंट किया, 100 एंटर किया तो 100 लाइंस में ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आई की वैल्यूज हैं। यहाँ पर देखो, इस चीज को ऐसे मत देखो। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम लॉजिक लगाने जाओ पैटर्न में, तो इस चीज को ऐसे मत देखो, इस चीज को कुछ इस तरह से देखो। समझ गए? इस पे मैंने क्या किया हुआ है, आपको क्या करना है, नेस्टेड लूप से ही प्रोग्राम्स को बनाना है। ये जो पैटर्न्स होंगे ना, नेस्टेड लूप से ही बनाना है, वरना आपको टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे, या फिर हो सकता है काट लेंगे। ठीक है, क्योंकि गलत है भाई, रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन से मत बनाओ। लेकिन मैं अगर बताऊं ना आपको, तो फिर दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस +1 का अंतर है। +1 का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे बताऊंगा। आगे मैं हर एक पैटर्न को आपको दोनों ही लूप्स की मदद से दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस दिखेगा, और उसके बाद फिर आप कर लोगे। आपको रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी आता हो तो भी आप नेस्टेड लूप से बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, देखो यहाँ पर इस पैटर्न को हमने किस तरह से देखा, इस तरह से देखा। यहाँ पर एक रिलेशन तुम्हें यहाँ पर देखना है। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 5 तक। आप चाहे तो 0 से लेकर 4 तक भी चला सकते हो इसे। ठीक है, बाद में अगर 5 लिख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप नंबर्स को मेंटेन करके चलो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। बाद में नंबर्स के भी पैटर्न आएंगे ना, तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो, इसलिए। ठीक है, तो आई की वैल्यू को मैं कहाँ से चला रहा हूँ, 1 से लेकर 6 तक चला रहा हूँ, यानी कि n+1। एन क्या है, 5, तो n+1 यानी 6 तक चला रहा हूँ। ठीक है, और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जे की वैल्यू भी देखो यहाँ पर, जो बाहर का जो लूप होता है ना, उसे हम आई से कंट्रोल करेंगे। जैसे फॉर आई इन रेंज लिखते हैं ना, तो वो आई है ना, वो नंबर ऑफ लाइंस, यानी कह सकते हैं कि रोज को मैनेज करेगा। और ये जो कॉलम्स हैं, इनको फॉर जे इन रेंज, यानी कि जो अंदर वाला जो लूप है ना, वो मैनेज करेगा। ठीक है, तो आई की वैल्यूज ये रही, जे की वैल्यूज ये रही। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इस चीज को बस ऐसे इमेजिन करना है। ठीक है आपको, तो जे की वैल्यूज यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक है। ठीक है, आई की वैल्यूज यहाँ तक, यानी कि ये एन तक, 1 से लेकर एन तक चल रहा है। ठीक है, भले n+1 है यहाँ पर, लेना है हमें, लेकिन ठीक है, चल कहाँ तक रहा है, 1 से लेकर एन तक चल रहा है। ये कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर एन तक। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहले वाले लूप में किसी को दिक्कत नहीं होती। पहले वाले लूप को सब चला लेते हैं, 1 से लेकर 5 तक चला लो। अब जो नेस्टेड, जो अंदर वाला लूप होता है ना, उसमें जो रेंज लिखना होता है, उसमें ही सबको दिक्कत होती है। तो देखो, बाहर वाले लूप का जो रेंज है वो आप लिख लोगे। अब अंदर वाले लूप को कब तक चलाओगे आप? तो जे जो है वो पहली बार में कितने बार चल रहा है, एक बार चल रहा है जे। ठीक है, और जब i = 2 है, तब जे कितनी बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है ना। ये एक बार, ये दूसरी बार। फिर जब i = 3 है, तो जे कितनी बार चल रहा है, ये एक बार चल रहा है, ये 2 बार चल रहा है, और ये 3 बार चल रहा है। ठीक है, जब i = 4 है, तो ये एक बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है, 4 बार चल रहा है, उसी तरह से 5 बार के लिए, और फिफ्थ वाले के लिए भी। तो इसमें हम ये रिलेशन देख रहे हैं ना, कि आई टाइम्स चल रहा है जे जो है। आई का तो हमने फिक्स कर रखा है कि वो 1 से लेकर एन तक चले। ठीक है, लेकिन जे जो है वो आई टाइम्स चल रहा है। पहली बार में आई टाइम्स, दूसरी बार में भी आई टाइम्स, तीसरी बार में भी आई टाइम्स। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर इस चीज को हमने ऐसे प्रोग्राम में बना लिया है। कैसे? फॉर आई इन रेंज, ये मैंने नेस्टेड लूप से बनाया। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1, यहाँ पर
फाइव क्या था, मतलब एन क्या था, फाइव, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट फाइव लिख लिया और प्लस वन लगा दिया, क्यों, क्योंकि स्टॉप वैल्यू ये लेता नहीं है। ठीक है, तो वन से लेकर फाइव तक चलेगा, वन से लेकर फाइव तक चलेगा। ठीक है, सिक्स यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिक्स भी लिख सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइव तक। अब आगे बढ़ो। ये तो है, ये मैंने आउटर लूप का काम कर लिया। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज मैंने कर लिए। अब देखो फॉर जे इन रेंज। ठीक है, जे इन रेंज, और यानी कि यहाँ पर जे का जो रेंज है वो कहाँ तक हो, वन से लेकर, जे कहाँ तक चल रहा है, वन से लेकर आई टाइम्स। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर वन से लेकर आई टाइम्स, फिर यहाँ इस पे देखो वन से शुरू हो रहा है और आई टाइम्स तक खत्म हो जा रहा है, तो वहीं वन से लेकर आई और फिर प्लस वन फॉर स्टॉप वैल्यू। ठीक है, ये कर लिया हमने, और मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ स्टार को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बार स्टार को प्रिंट करा रहा हूँ, ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो जाएगा स्टार, क्यों, इसकी मदद से, फॉर जे इन रेंज ये किया है ना हमने, इसकी मदद से ये जो है स्टार वो प्रिंट हो जाएगा। स्टार को हम एस्टेरिस्क भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर एंड में हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक क्या दिया है, एम्प्टी स्ट्रिंग दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये प्रिंट हो, तो उसके बाद हमारा लाइन जो है वो नीचे ना चला जाए। अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें हर एक स्टार प्रिंट होने के बाद हमारा लाइन नीचे ना चला जाए, इस चीज से हमें बचना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एंड इक्वल्स टू ये कर दिया, और जैसे ही एक लाइन खत्म हो जाए ना, ठीक है, एक रो खत्म हो जाए, तो उसके बाद हमने क्या किया है कि एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, मतलब इंटरनल लूप जो है वो एक बार खत्म हो जाए, मतलब एक बार ये चल चुका है, तो उसके बाद मैंने एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है, ताकि इससे बाहर निकल के, ठीक है, इंडेंटेशन बाहर में है, ध्यान रखना, एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है ताकि ये एक न्यू लाइन शुरू कर पाए। समझ गए, एक बार चला न्यू लाइन शुरू करो, दूसरी बार चला न्यू लाइन शुरू करो, तीसरी बार चला न्यू लाइन शुरू करो, इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। तो ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, मतलब ये क्या कह सकते हैं, ये एक आउटपुट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास एक दूसरा पैटर्न है। अब यहाँ पर आपको मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ पैटर्न्स को अभी हम ऐसे ही देख लेते हैं, पहले रिलेशन ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा अप्रोच होगा सीखने के लिए। तो उसके बाद ये एक पैटर्न अलग आ जाता है, जैसे कि अभी हमने क्या किया था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, आप देख सकते हो, लेकिन ये बस एक ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं क्या इसे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो, नहीं, नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखो, तो ये एक सिंपल सा एक ट्रायंगल है, एन इक्वल्स टू फाइव इसकी वैल्यू है, मतलब एन अगर यूजर फाइव देगा तो उस केस में ऐसा प्रिंट होगा, एक ऐसा ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो, हाँ, यहाँ पर इस चीज को हम कैसे इमेजिन करेंगे, इस तरह से इमेजिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस चीज में हम दो दो चीजों को हैंडल कर रहे हैं। पहले हम कुछ स्पेसेस दे रहे हैं, उसके बाद स्टार दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर न्यू लाइन, फिर कुछ स्पेसेस दे रहे हैं, तीन स्पेसेस हैं यहाँ पर, फिर तीन स्टार है, फिर नीचे आ जाओ, फिर कुछ स्पेसेस हैं, उसके बाद फिर कुछ स्टार्स हैं, फिर ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं कि दोनों चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आई तो सिंपल है ना, आई में हर वक्त एक ही चीज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आई, इसलिए मैंने बोला था कि आई में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और जे में भी बस आपको रेंज लिखने में दिक्कत होगी, और ये भी इजी है, अभी देख लो कैसे कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले किसकी बात करनी है, सबसे पहले स्पेसेस की बात करनी है। तो स्पेसेस कितने हो रहे हैं यहाँ पर, वन टू थ्री फोर, फोर, मतलब कि n अगर फाइव है और फाइव में से i माइनस करें, i की वैल्यू क्या है, वन, तो n माइनस आई करें, तो उतने से स्पेसेस हैं। हाँ, पहले वाले के लिए तो ये सही है। नीचे आओ, एक बार फिर से इसको भी चेक कर लेते हैं, कितने स्पेसेस है, तीन, तो n माइनस आई यानी फाइव माइनस टू, यानी कि थ्री, तो थ्री स्पेसेस हैं यहाँ पर, तो तीन स्पेसेस सही है। यानी n माइनस आई, इस चीज को याद रखो, n माइनस आई वो स्पेसेस के लिए सही काम कर रहा है। आगे देखते हैं, फाइव माइनस थ्री यानी टू, सही है। फिर n माइनस फोर यानी फाइव माइनस फोर, वन, सही है। फाइव माइनस फाइव, जीरो, जीरो स्पेसेस, सही है। ठीक है, मतलब स्पेसेस के लिए क्या सही काम कर रहा है, n माइनस आई, n माइनस आई सही काम कर रहा है। अब आगे बढ़ो, अब हम स्टार की बात कर लेते हैं कि स्टार का क्या रिलेशन हो सकता है। आगे देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये रिलेशन स्पेसेस के लिए, n माइनस आई। अभी स्टार को मत देखो, ठीक है, मत देखो, याद देखो। हाँ, स्टार के लिए क्या रिलेशन हो सकता है, स्टार के लिए रिलेशन हो सकता है, पहली बार में एक प्रिंट हो रहा है, दूसरी बार में तीन प्रिंट हो रहा है, तीसरी बार में तीन नहीं प्रिंट हो रहा, एक दो तीन चार पाँच। एक पैटर्न यहाँ पर इस तरह से ऑब्जर्व करो, और देखो, इस चीज को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब सब कुछ का शॉर्टकट नहीं निकल सकता, इस चीज को तो सोचना ही पड़ेगा, और इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं।
ठीक है, इतना तो सोचना पड़ेगा, इतना लॉजिकल माइंड होना चाहिए। और हाँ, अगर कल परसों तुम्हारा एग्जाम है तो इस चीज को रट लो, ठीक है। ये एक रिलेशन है, इसको रट लो। ठीक है, क्या है, ध्यान से देखो। जब यहाँ पर वन है, तो अगर हम वन का डबल करके एक माइनस कर दें, तो क्या उसके लिए सही है? यानी कि टू इंटू वन यानी कि टू, टू माइनस वन यानी कि वन, तो एक बार प्रिंट हो रहा है, सही है। इसके लिए देखो टू, तो टू इंटू क्या था, टू इसका डबल है ना, टू का डबल यानी कि फोर, फोर माइनस वन यानी कि थ्री, ये भी सही है। थ्री का डबल सिक्स, सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव, सही है। फाइव, फोर, फोर का डबल एट, एट माइनस वन यानी कि सेवन, तो ये सेवन टाइम्स है। और फाइव, फाइव का डबल टेन, टेन माइनस वन यानी कि नाइन, ये तो ये नाइन टाइम्स है। देख रहे हो यहाँ पर जे की वैल्यू वन से लेकर नाइन तक जा रही है। ठीक है, आ जाओ, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, टू इंटू आई माइनस वन। देखो, एन स्पेस की वैल्यू एन माइनस वन, और इसकी स्टार की वैल्यू टू इंटू आई माइनस वन, यही है, लिख दिया बस। अब इसको हमें प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑपरेटर की मदद से देख लो। तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर में क्या होता है कि प्रिंट हम करवाते कुछ भी, और उसके बाद हम ये स्टार लगा के, कोट्स कोट्स के अंदर नहीं, कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो, स्टार लगा दिया ना, और कोई भी एक नंबर लिख दिया ना, तो ये वो जो अंदर वाली चीज़ है वो इतने टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। यही काम है, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर का। तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर से बनाते कैसे हैं देख लो, लेकिन रेप्लिकेशन ऑपरेटर से बनाना नहीं है एग्जाम में। हमेशा नेस्टेड लूप ही यूज करना है पैटर्न्स के लिए एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रहे। अब देखो, फॉर आई इन रेंज वन से लेकर एन प्लस वन तक, पता है, ये तो सिंपल है। आगे बढ़ो, प्रिंट हो रहा है क्या, यहाँ पर जो स्पेसेस है वो फाइव माइनस आई यानी एन माइनस आई कह सकते हैं, तो एन माइनस आई टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड में हमने क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ताकि ये नीचे ना चला जाए, अभी स्टार प्रिंट करना बाकी है। अब देखो, यहाँ पर क्या किया हमने, स्टार प्रिंट करवाया। ठीक है, स्टार प्रिंट हो गया। कितने टाइम्स, टू इंटू आई माइनस वन, इतने टाइम्स स्टार जो है वो प्रिंट हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है कि हर एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि प्रिंट स्टेटमेंट एक अलग से भी लिख दिया है, ठीक है, ताकि ये इसके साथ रिजेंबल कर सके, तुम इसे मिलाकर देख सको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखता और एंड इक्वल्स टू कुछ नहीं देता, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो ये चेंज कर ही लेता, ठीक है, मतलब इतने टाइम्स वो स्टार प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर लाइन चेंज कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही एक प्रिंट स्टेटमेंट रख दिया, इसकी एंड वाले स्टेटमेंट को, एंड वाले आर्ग्यूमेंट में एम्प्टी स्ट्रिंग देके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चलेगा। तो इस तरह से ये विदाउट नेस्टिंग हमने रेप्लिकेशन ऑपरेटर से किया, और जो आपको एग्जाम में करके आना है वो ये है। ठीक है, आउटर लूप पता है, वन से लेकर एन प्लस वन तक चलाना है, ठीक है, क्योंकि रेंज, रेंज के लिए हम बार बार प्लस वन कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट होगा स्पेस, क्यों प्रिंट होगा देख सकते हो, पता है, मैंने बता दिया। और एंड हमें लगाना है ताकि स्पेसेस के बाद लाइन चेंज ना हो जाए। उसके बाद नीचे आओ, फिर से मैंने जे के लिए ही चालू किया है, ठीक है, तो कोई गलती यहाँ पर नहीं होगी। और ध्यान रहे कि नेस्टेड लूप आप जब भी कर रहे हो, तो दोनों वेरिएबल सेम ना हो, ठीक है, ये दोनों अलग अलग लूप्स है, मतलब एक ही इंडेंटेशन के अंदर है ना, तो इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन ये ये जो लूप है वो इसके अंदर है, ये भी इसी के अंदर है, ठीक है, तो इन दोनों में कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम आई नहीं रख सकते, इन दोनों में से किसी में भी आई नहीं रख सकते। ठीक है, उससे क्या होगा कि आई की वैल्यू इससे तो अफेक्ट हो रही है, लेकिन फिर आई की वैल्यू इससे भी अफेक्ट होने लगेगी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई की वैल्यू इससे अफेक्ट हो रही है, फिर ये लूप चलेगा, और इस लूप में क्या होगा कि जे की वैल्यू इससे अफेक्ट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लूप चलेगा, तो इसमें जे की वैल्यू इधर से अफेक्ट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से एक न्यू लाइन आएगा, और फिर ये वापस लूप चलने लगेगा। ठीक है, तो पहले स्पेसेस के लिए हमने ये कर दिया, क्या किया, वन से हम कहाँ चला रहे हैं, टू इंटू आई माइनस वन। ठीक है, सॉरी, एन माइनस आई, तो वन से लेकर एन माइनस आई तक चला रहे हैं, और प्लस वन कर दिया, क्यों, ताकि स्टॉप वैल्यू बची रहे। ठीक है, स्पेसेस के लिए ये काम हो गया। अब नीचे आओ, जे के लिए हमने क्या किया हुआ है कि वन से लेकर कहाँ तक चला रहे हैं, टू इंटू आई माइनस वन, टू इंटू आई माइनस वन उतने तक चला रहे हैं, और प्लस वन कर दिया ताकि हम स्टॉप वैल्यू को झेल पाए। उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, और एंड में कुछ नहीं, यानी कि एक एक स्टार प्रिंट होने के बाद ये वापस नीचे ना चला जाए, इसलिए इसको यहाँ से हैंडल कर लिया। और उसके बाद जब किसी एक लाइन में, ठीक है, जब किसी एक लाइन में क्या हो रहा है कि स्पेसेस भी प्रिंट हो जाए, स्टार भी प्रिंट हो जाए, उसके बाद क्या करो, लाइन चेंज कर लो। उसके लिए हमने क्या किया है, एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट पास कर दिया है, ताकि लाइन जो है वो चेंज हो जाए। बस खत्म। आगे देखो, आगे एक और पैटर्न है, लेकिन अगर तुम देखो तो इस चीज का ही एक अलग वर्जन है, बस इस चीज को उल्टा कर दिया गया है ना। तो थोड़ा सा इसमें उल्टा, उल्टे वाले पैटर्न में थोड़ा सा दिमाग आपका ज्यादा खर्च होने वाला है, अगर आप इसको आई को ऐसे सीधा चलाओ तो। ठीक है, आई की वैल्यू वन से लेकर फाइव तक जा रही है ना,
लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू जो है वो 5 से लेकर 1 तक चलाओ ना, तो आपको कम दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? देखो यहाँ पर लॉजिक लगाओ, और ध्यान रहे ये चीज़ तभी करना जब ये उल्टा हो। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था? आपको एक रिलेशन मैंने रटने को कहा था, कौन सा? टू इंटू आई, टू इंटू क्या था? 2 इंटू i-1, है ना? यही था। तो इस रिलेशन को रट लेना पहले तो। ठीक है, ये स्टार्स के लिए यहाँ पर है। एक और रिलेशन आएगा, बस उसको रट लेना, इन दोनों को रट लेना, ताकि आपके पास चाहे तो ऐसा पैटर्न आए, ऐसा पैटर्न आए, या फिर ऐसा पैटर्न आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, और बाकी के पैटर्न्स भी इन रिलेशन से मैच कर जाएंगे अगर आप देखो तो। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जिसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सीधे वाले लूप से कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको उल्टे वाले लूप से बताऊंगा कि ये कैसे इजी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीधे वाले लूप से कैसे होगा? देखो, अगर हम बात करें स्पेसेस की, तो पहले वाले में कितने स्पेसेस हैं? जीरो। दूसरे वाले में एक स्पेस है। तीसरे वाले में दो स्पेसेस हैं। मतलब कि क्या हो रहा है? मतलब कि 4 में से अगर मैं -1 करूँ तो ये 3 आ रहा है, तो ये 3 चल रहा है। 3 स्पेसेस हैं यहाँ पर। 5 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो यहाँ पर 4 स्पेसेस हैं। मतलब i-1 तक कर सकते हैं। ठीक है, i-1 काम कर सकता है इसके लिए। देखो, i की वैल्यू जब 1 है तो 1 - 1 0 हो रही है, तो 0 स्पेसेस हैं यहाँ पर। सही है, मतलब स्पेसेस के लिए हम क्या लगा सकते हैं? i-1। देखो, स्पेसेस के लिए i-1। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, आगे देखते हैं। आगे जब हम स्टार के लिए लगाते हैं, ठीक है, स्टार के लिए क्या हो सकता है? हम्म तो अगर आप स्टार के लिए सोचने जाओ, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टार की वैल्यू अगर बहुत सारी है, ठीक है, शुरू में बहुत सारी है, उसके बाद फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो शुरू में क्या है ये? एन की वैल्यू, अगर मैं एन की वैल्यू 5 है बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं, हम मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो 5 का अगर मैं डबल करूँ तो कितना होता है? 10। 10 - i 9। चल गया, सही है। नीचे आओ। इसके बाद एन की वैल्यू क्या है? 5। 5 इंटू क्या था? 5 × 2। ठीक है, 5 × 2 यानी कि 10। ठीक है, 10 - 2 यानी कि 8। क्या ये 8 टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 है ये। नहीं चल रहा। तो इसमें, इस लॉजिक में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, 2 × n - i+1। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊं, देखो, 2 को मल्टीप्लाई करना है n - i से। n - i पहले इवेलुएट कर लो, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उसके बाद इसमें प्लस करो 1। ठीक है, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब ये पैटर्न प्रिंट होगा। अगर आप सीधा लूप लगाते हो तो। ठीक है, सीधा लूप लगा रहे हो तो, ये सीधा है ना? उल्टे पैटर्न के लिए देखो, उल्टे पैटर्न के लिए अगर आप सीधा लूप लगाते हो तो आपको इतना मेहनत, इतना सोचना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी मदद से आप ऐसे बस इंप्लीमेंट कर दो इनको, ये चल जाएगा। पहले देखो कि नेस्टेड लूप से कैसे बनाया हुआ है। आई की वैल्यू पता है सबको, 1 से लेकर 5, जो कि गलती की है, हमने गलती की है क्योंकि हमें सोचना पड़ रहा है। ऐसे पैटर्न में गलती नहीं की है, कोड में भी गलती नहीं की है। ठीक है, बस सोचना पड़ रहा है इस वजह से। तो देखो, 1 से लेकर 5 + 1 तक जा रहे हैं हम। ठीक है, ये सही है। उसके बाद जे में हमने क्या? स्पेसेस, पहले हम स्पेसेस प्रिंट करवा रहे हैं, और स्पेसेस के लिए क्या लिखा हुआ है? i-1। ठीक है, तो 1 से लेकर i-1 तक चला रहे हैं, और स्टॉप वैल्यू को झेलने के लिए +1 कर दिया। ठीक है, फिर उतने स्पेसेस प्रिंट होंगे, और एंड में हमने, पता है यहाँ पर क्यों दिया हुआ है एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद फिर एक और नेस्टेड लूप है। ये किस लिए है? ये स्टार्स के लिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? 1 से चालू हो रहा है, और इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पर रख दिया और +1 कर दिया, ताकि हम ये इसको झेल पाएं, स्टॉप वैल्यू को झेल पाएं। और फिर उतने स्टार्स हमने प्रिंट करवा दिए विद एंड, एम्प्टी एंड। ठीक है, और उसके बाद हमने लाइंस को चेंज कर दिया। जब हमारे पास स्पेसेस भी प्रिंट हो जाए, जब हमारे पास स्टार्स भी प्रिंट हो जाए, तब हमारे पास नई लाइन चालू हो जाए, ऐसे करके। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हमने सिर्फ रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज किया, मतलब हमें +1 करने की जरूरत नहीं है, बस उठाकर डाल दो। ठीक है, स्पेस दिया, और इस चीज को एज इट इज उठाकर डाल दो। +1 करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हो तो। उसी तरह से स्टार के लिए ये उठाकर यहाँ पर डाल दिया, +1 करने की कोई जरूरत नहीं। +1 यहाँ पर ये था, इसलिए इसके लिए यहाँ पर +1 लिखा हुआ है। एक एक्स्ट्रा +1 ऐड करने की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी, और उसके बाद फिर लाइंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अब देखो, इस चीज को हम रिवर्स लूप के मदद से कैसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आई की वैल्यू हमने इस बार क्या किया है कि 5 से लेकर 1 तक चला रहे हैं। ठीक है, देखो, 5 से लेकर 0 लिखा है, क्योंकि 0 इंक्लूड होगा नहीं यहाँ पर स्टॉप वैल्यू, तो 5 4 3 2 1 यहाँ तक चलेगा वो। ठीक है। ठीक है,
अब इसके बाद देखो यहाँ पर लॉजिक अगर हम लगाएं तो पहली बार में स्पेसेस का तो ठीक है, स्पेसेस का हम क्या कर सकते हैं, 5, ठीक है, n-i कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि n क्या था 5, तो 5 - 5 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आओ n-4, n-4 कितना होगा 1, तो यहाँ पर एक स्पेस है। n-3, तो यहाँ पर दो स्पेसेस हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है n-i, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, इधर देखो। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टार, ठीक है। स्टार के लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम, 5 को अगर डबल करें, ठीक है, तो 5 को अगर डबल करें तो क्या हो रहा है, हमारे पास 10 हो रहा है, और 10 - 1 यानी कि 9, ठीक है, 9 सही है। यहाँ पर कितने हैं, 9 कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, डबल करते हैं अगर 4 को, तो 4 × 2 = 8, और 8 - 1 यानी कि 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सही है। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पर 3 को अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद फिर -1 करूँ, तो 3 × 2 = 6, -1, 6 - 1 यानी कि 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 2 के लिए भी सेम और 1 के लिए भी सेम। तो ये यहाँ पर मैंने लॉजिक निकाल लिया कि 2 × i - 1 काम कर रहा है इसके लिए। तो यही लॉजिक, ये रिलेशन मैंने जो निकाला है, ये सोचना पड़ता है बस। तो फॉर आई का आपको पता चल गया कि किस तरह से आउटर लूप को मैंने हैंडल किया है। यहाँ पर भी रेप्लिकेशन ऑपरेटर वाले प्रोग्राम में आप देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये काम किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जे वाले लूप को देख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 से चालू कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ क्या किया है मैंने, ये किसके लिए, स्पेस के लिए, ठीक है। तो स्पेस के लिए n - i यानी 5 - i कर दिया मैंने, +1 लगा दिया फॉर स्टॉप वैल्यू। उसके बाद एंड लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं स्टार के लिए काम करवा रहा हूँ, तो 1 से चालू होगा और यहाँ तक चलेगा, +1 लगा दिया फॉर स्टॉप वैल्यू, और उसके बाद फिर स्टार प्रिंट होगा, और जितने स्टार्स होंगे उतने प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इसकी मदद से, यहाँ पर मैंने कोट्स दिया, कुछ लिखा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसकी इसकी मदद से क्या होगा कि एक लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, न्यू लाइन पे आ जाएगा ये, ठीक है। सेम काम यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर क्या किया था हमने, +1 किया था। यहाँ पर +1 नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एज इट इज इसको उठा के डाल देंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है, बस। और फिर प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया ताकि एक न्यू लाइन चेंज होती रहे, ये काम था। अब देखो ये आपके पास एक होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न, ये देखो, ये सीधा ट्रायंगल, ठीक है, और ये उल्टा ट्रायंगल, दोनों का बता दिया है। तो अब तो आपके लिए ये बहुत इजी है ना, फॉर n = 5 आपको ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। कैसे करवाओगे, 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर से लेकर 5 तक, 5 ऊपर से लेकर 5th लाइन तक इतना प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद फिर 1 2 3 4 लाइन्स प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब आप 5 लाइन का एक ये प्रिंट करवा दो, 4 लाइन का नीचे वाला ये प्रिंट करवा दो, ठीक है। बस सिंपल है। तो ये आपको होमवर्क करना है, और हो जाए तो कमेंट कर देना। अब देखो हमारे पास ये दूसरा पैटर्न है, इसमें हमें क्या करना है कि रिवर्स में नंबर्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। तो अब देखो नंबर ऑफ लाइंस वाला लॉजिक तो सेम रहेगा कि यूजर से नंबर इनपुट करवा लो और उसके बाद फिर आई एक लूप चलवा दो जिसमें हम नंबर ऑफ लाइंस को हैंडल करने वाले हैं। मेन क्या है, मेन जो अंदर वाला लूप है ना, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो एक नया पैटर्न, नया जो फाइल है वो बना लेते हैं, रिवर्स नम pattern.py, ठीक है। आ जाओ, तो पहले यहाँ पर आउटर लूप तक का काम सेम रहेगा, ठीक है, सेम है। अब यहाँ पर इनर लूप, फॉर जे इन रेंज। अब देखो जब भी अगर तुम कोई रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न नहीं बना रहे हो, तब क्या होगा कि जब जे का जो रेंज है ना, वो इस चीज से अफेक्ट होने वाला, आई से, एन से नहीं, नम से मैं नहीं बोल रहा, नम से तो वो अफेक्ट होगा ही, ठीक है। लेकिन इससे भी अफेक्ट होने वाला है, तो वो टर्म तुम्हारे रेंज के अंदर होगा, तुम ध्यान देना, ठीक है, हमेशा। तो ठीक है, 1 से चालू होगा क्योंकि हमें यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं। तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक चलाने हैं, एन तक। तो देखो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो पूरा इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट, जे को प्रिंट करवाएंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है जे, तो 1 2 3 4 5 तक प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। और हर कैरेक्टर के बाद एक स्पेस होना चाहिए, और लाइन चेंज करते ही एक नई लाइन शुरू हो जानी चाहिए, उसके लिए ये लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ होगी ना, उससे ही हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। क्या होगी वो चीज़, ध्यान दो। अब देखो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये n टाइम्स चल रहा है ना, क्योंकि n = 5 था तो ये n टाइम्स चल रहा है। क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये n-1 टाइम्स चल रहा है, लिख सकते हैं। ये कितने बार टाइम्स चल रहा है, n-2 टाइम्स चल रहा है। ये n-3 टाइम्स चल रहा है, ये n-4 टाइम्स चल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो, इस चीज और ठीक है, यहाँ पर देखो -1 -2 तो लिखा है, इसकी जगह पर हम n-0 भी तो लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो उसमें -0 करो, मतलब कि कुछ भी है उसमें 0 माइनस को, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। बस इससे क्या होगा कि हमारा जो पैटर्न है ना n का, सॉरी मतलब j के लिए, वो काफी सही लग रहा है। ठीक है, अब देखो, इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। पहले में 0 आए, दूसरे में 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, 4 आए। ठीक है, तो अब देखो, अगर तुम आई को देखो ना, तो आई पहली बार में 1 है, दूसरी बार में 2 है, तीसरी बार में 3 है, मतलब इससे एक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब 0 से एक ज्यादा हो रहा है ना? इस चीज को अगर तुम यहाँ पर देखो, है ना, जब 0 है तो आई की वैल्यू 1 हो रही है, जब इधर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 2 हो रही है। तो इसको हैंडल करने का ये तरीका है कि इसमें n माइनस, अब देखो, n माइनस 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, i-1 लिख सकते हैं। आई में शुरू में आई की वैल्यू 1 है ना, तो ठीक है, ये अगर मैंने लिख दिया ना, तो ये सबके लिए ट्रू हो गया। तो n-i-1 इसके लिए भी लिख सकते हैं, सबके लिए n-i-1 जो है वो ट्रू हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देखो, i की वैल्यू जब 1 थी, उसके यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी, है ना, 1 होगी। ठीक है, जब i की वैल्यू 1 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, n यानी कि 5 माइनस i-1 क्या होगा, मतलब n माइनस i-1 क्या होगा, 0। तो n-1 यानी कि ये चीज़ मिल गई हमें। ठीक है, उसके बाद फिर जब i की वैल्यू 1 होगी, तो सॉरी 2 होगी, तो n-2 - 1 यानी कि हमें क्या मिला, n-1 मिल गया। तो ये भी मिल गया हमें। इस तरह कर करके सारे पैटर्न्स आगे भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हमें हम क्या हैंडल कर रहे हैं, हम रेंज फंक्शन की स्टॉप वैल्यू को हैंडल करना चाह रहे हैं ना। स्टार्ट वैल्यू तो हमने दे दिया, स्टॉप वैल्यू हैंडल करना है, तो सब में हम +1 कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे। अब देखो, यहाँ पर ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें, कि तुमने क्या लिखा है, n माइनस आई, टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो रेंज का जो स्टॉप वैल्यू वो क्या हो जाएगा, n-i-1 और लास्ट में +1, ये हो जाएगा, है ना? तो इसके जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, n, इसको सॉल्व करोगे बस तो n-i, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रहे, और उसके बाद फिर +1, और फिर ये क्या बन के आ जाएगा, ये बन जाएगा n-i, ठीक है, +2, ये बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल स्टॉप वैल्यू हो गया, बस इतना सा है। तो n-i+2 ये लिखेंगे यहाँ पर, n-i+2 किस तरह से आएगा बता दिया मैंने। और ये n नहीं था, ये क्या था, नम था। खैर एक काम करते हैं, इस चीज़ को ही n कर देते हैं, और इस चीज़ को भी n कर देते हैं। बस हो गया, प्रिंट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखें, 5। ये लो, पैटर्न प्रिंट हो गया। कैसे हुआ, सब कुछ समझा दिया मैंने तुम्हें। अब आगे आओ, इसके बाद तीसरा पैटर्न है, इस चीज़ को यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है, तीसरे पैटर्न में क्या है कि देखो, यहाँ पर लेटर्स में हम डील कर रहे हैं, और लेटर्स में डील करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कि आस्की कोड्स का हम यूज कर सकते हैं। अगर किसी स्ट्रिंग में ए तुमने स्टोर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें तुम अगर कुछ और ऐड करो तो तुम्हारे पास बी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे। तो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, ABC पैटर्न .py बन गया। इसमें मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस बना लेता हूँ। ठीक है, क्या फंक्शन बनाऊंगा, सॉरी क्या बनाऊंगा, यहाँ पर मैं क्या कह रहा था मैं, हाँ, कुछ फंक्शंस मैं बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन, यहाँ पर दो प्रिंट फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पर ऑर्डिनल वैल्यू, एक ऑर्डिनल फंक्शन है ORD, और एक CHR फंक्शन है। ठीक है, ORD फंक्शन क्या देता है और CHR फंक्शन क्या देता है। ORD फंक्शन तुम्हें किसी भी लेटर का या फिर किसी भी सिंबल का वो ASCII कोड निकाल के देता है, और CHR क्या होता है कि किसी भी कोड का वो कैरेक्टर निकाल कर देता है। ठीक है, तो ऑर्डिनल वैल्यू अगर तुम यहाँ पर निकालना चाहो ए के लिए, तो वो निकल जाएगा तुम्हें। और अगर 65 में कौन सा कैरेक्टर स्टोर्ड है निकालना चाहो, तो वो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। अगर मैं रन करूँ तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ए के लिए जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो 65 है, CHR के लिए है, सॉरी क्या बोलते हैं, जो 65 जो है उसके लिए जो कैरेक्टर है वो कैपिटल ए है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये याद रहे कि ये सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, मतलब कैपिटल ए के लिए 65 है, तो कैपिटल बी के लिए 66 होगा, कैपिटल सी के लिए 67 होगा। ठीक है, ऐसे करके चलेगा ये। और कुछ वैल्यूज इसमें तुम्हें याद रखने की जरूरत है कि 65 जो है वो कैपिटल ए के लिए होता है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, 65 जो होता है वो कैपिटल ए के लिए होता है। और इसके बाद तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, +1 करोगे तो बी आ जाएगा, +1 +2 करोगे ये आ जाएगा। ठीक है,
और क्या, और तुम इसमें ध्यान क्या रख सकते हो कि हाँ 97 जो होता है वो स्मॉल ए के लिए होता है, ठीक है, ये याद रख सकते हो। और क्या, और 48 जो होता है वो जीरो के लिए होता है शायद, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, रुक जाओ इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जीरो के बाद फिर 1 2 3 4 ऐसे तुम कर सकते हो, है ना। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि जीरो के लिए क्या है ना। रन करते हैं। 48, हाँ सही था। ठीक है, तो इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये पैटर्न बनाने वाले हैं हम। तो ये बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस वाला जो लॉजिक है वो तो इसमें भी सेम रहेगा। यहाँ से उठाओ, यहाँ पर डाल दो, ठीक है, डाल दिया। अब क्या करना है, अब देखो, अब एक अंदर का लूप चलेगा, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। और ये कहाँ से चलेगा, कहाँ से चलेगा ये मुझे किस तरह से एक्सेस करना है, ये मुझे आस्की कोड से एक्सेस करना है, ठीक है, सबके ऑर्डिनल वैल्यू से। या फिर तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 65 से चालू करो, ठीक है, 65 से चालू करो, कहाँ तक चालू करो, आई तक चालू करो। नहीं आई तक नहीं, सॉरी 65 प्लस आई तक, है ना। 65 से 65 प्लस आई मतलब शुरू में क्या है, 1, ठीक है, तो 65 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 66 ही तो चाहिए हमें, क्योंकि शुरू में क्या कराना है, सिर्फ ए प्रिंट करवाना है ना। शुरू में देखो सिर्फ ए प्रिंट करवाना है, इससे आगे ना जा पाए, ठीक है, मतलब जैसे ही इसे 66 मिलेगा, 66 प्लस 66 मिलेगा, इसका मतलब 66 है ना। तो 66 इसे जैसे ही मिलेगा उस वक्त इसे ये स्टॉप वैल्यू मिल जाए, ये रुक जाए, ठीक है। और ऐसे ही ये आई आते जाएंगी इसमें, ठीक है। बस उसके बाद फिर प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, सी एच आर, ठीक है, सी एच आर फंक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पर, सी एच आर ऑफ जे, ठीक है, एंड इक्वल्स एक स्पेस और उसके बाद फिर एक मिनट, प्रिंट, बस हो गया। अब जरा इसे रन करके देखें, 5 लिखते हैं, बस सिंपल है, पैटर्न आ गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और पैटर्न्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ही, ठीक है, वरना ज़्यादा पैटर्न्स पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आ गया लॉजिक तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पे, ये एक फाइनल प्रोग्राम हमें बनाना है, इसके बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी लॉजिक को लेकर, ठीक है। बस हमें रिलेशंस फाइंड करने आने चाहिए। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है, सबको पता ही होगा, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा, तो एक ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और एक वो खुद होता है, ठीक है। और ध्यान रहे कि 0 और 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। तो जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, 1 और वो खुद, उसे हम प्राइम कहते हैं। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों उन्हें हम कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, बस यही है ना। तो देखो, अगर यूजर ने 5 चेक किया, ठीक है, 5 डालकर चेक किया कि 5 मुझे ये बताओ कि वो प्राइम है या नहीं, ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो देखो फैक्टर जो है वो इक्वल होने चाहिए 2 के, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि वो प्राइम है। और अगर 2 के इक्वल वो फैक्टर नहीं हुए, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं हुए, तो वो कंपोजिट है, बस ये कह सकते हैं। तो 5 है, ठीक है, 5 यूजर ने एंटर किया, तो हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर इस नंबर तक, 1 से लेकर n+1 तक, ठीक है, n+1 तक। तो हमें कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन से लूप्स आएंगे, कौन कौन से इटरेशंस आएंगे, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 5 तक हमने चला लिया। अब हर एक इटरेशन पे हम चेक करते जाएंगे कि क्या ये डिवाइड करता है n को। तो क्या 1 डिवाइड करता है n को, हाँ करता है, तो फैक्टर को हम एक बढ़ा देंगे, शुरू में फैक्टर क्या रखेंगे, 0। उसके बाद अगर कोई एक डिवाइड कर कर सकता है फैक्टर को, मतलब n को, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फैक्टर को एक बढ़ा देंगे कि चलो फैक्टर की वैल्यू अब एक और ज्यादा हो जाए, तो फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। आगे बढ़ो, क्या ये n को डिवाइड करता है, नहीं, 2 जो है वो 5 को डिवाइड नहीं कर पाता, 3 भी 5 को डिवाइड नहीं कर पाता, 4 भी 5 को डिवाइड नहीं कर पाता, 5 5 जो 5 को डिवाइड कर लेता है, इसलिए फैक्टर की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट होके अब 2 हो गई, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास क्या मिला कि फैक्टर 2 मिल गया, ठीक है। कहाँ से, 1 से लेकर हम इस n+1 तक जब गए, यानी कि n तक हम गए, तब तक हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, फैक्टर 2 मिल गए। और जैसे ही फैक्टर 2 मिलता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम हो चुका है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, शुरू में तो हम ये देख लेंगे कि यूजर ने जो एंटर किया है वो 0 या फिर 1 में तो नहीं है। अगर यूजर जो है वो 0 या फिर 1 में एंटर करता है तो वो निदर प्राइम नॉर कंपोजिट, हम उसे पहले ही बोल देंगे और वापस खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है।
लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर इसके लिए चेक करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स अगर टू हो जाते तो हम कह देंगे प्राइम है, और अगर फैक्टर्स टू नहीं होते हैं मतलब फैक्टर्स टू से ज़्यादा हैं, इसका मतलब हम कह देंगे कि वो एक कंपोजिट नंबर है। अब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले, यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, तो हम लिखेंगे n इक्वल्स टू इंट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इनपुट फंक्शन को लिखेंगे इनपुट। यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर नंबर। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि टू चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट, लेकिन ठीक है इतना काफी है। एन में वो नंबर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फैक्टर्स जो है वो जीरो रख लेना है शुरू में। फैक्टर्स रुको, फैक्टर्स जो रखने हैं शुरू में जीरो होने चाहिए, उसके बाद हम एक एक करके इसकी वैल्यूज बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक लूप चलवाना है, लेकिन सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं वो नंबर क्या नहीं है, या तो जीरो या फिर ये तो नहीं है, जीरो और वन में से तो नहीं है। अगर जीरो और वन हुआ तो हम कह देंगे कि उससे कि ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो इफ नम इक्वल्स टू क्या, नंबर इक्वल्स टू जीरो या फिर वन, इससे इसके इससे अच्छा मैं ये लिख सकता हूँ कि नंबर इज स्मॉलर देन टू, इतना लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने n की जगह, चलो ठीक है इसको भी नम कर दिया। तो इफ नंबर इज स्मॉलर देन टू, यानी कि वही जीरो और टू वाली वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट करवा दो यूजर को कि यहाँ पर पहले नम लिख देते हैं, नम कॉमा इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, बस हो गया। अब इसके बाद अगर ये चीज ट्रू नहीं होती है, उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम ये लिखेंगे कि एल्स, एल्स प्रिंट, एल्स प्रिंट नहीं सॉरी, इसके बाद ही तो हमें सारा काम करवाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस वाले फैक्टर्स को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया, फैक्टर्स नंबर ऑफ काउंटर ऑफ फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे की जो भी आगे का जो भी काम है वो करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लूप चलाना है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज कहाँ से चलाना है, वन से लेकर नम प्लस वन तक चलाना है। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखना है, चेक करना है कि क्या वो डिवाइड करता है उस चीज को। तो इफ एन सॉरी नम मॉड, मॉड ऑपरेटर यूज करते हैं ताकि हम रिमाइंडर निकाल पाएं। अगर किसी दो चीज का रिमाइंडर डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आता है, मतलब वो चीज को पूरी तरह से डिवाइड करता है। अगर जीरो नहीं आता है मतलब नहीं करता है। तो डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू जीरो। अगर इन दोनों को डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आता है, उस केस में क्या करो, हम्म, उस केस में क्या करो, फैक्टर्स को बढ़ा दो। सॉरी, बार बार मैं पता नहीं प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ। फैक्टर्स प्लस इक्वल्स टू वन, मतलब फैक्टर इक्वल्स टू फैक्टर प्लस वन, बस वही कहना चाह रहा हूँ मैं। इसका मतलब यही है कि ये लिखा हुआ है फैक्टर इक्वल्स टू फैक्टर्स प्लस वन, लेकिन इसको शॉर्ट में किस तरह से लिखते हैं, इसको शॉर्ट में प्लस इक्वल्स टू वन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो इतना काम हो गया। अब अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास काउंट आ जाएगा, किसका, फैक्टर्स का। तो जब तक ये लूप चलेगा तब तक हमारे पास काउंट आ जाएगा फैक्टर्स का। अब हम इस पूरे इफ एल्स से बाहर निकले या फिर नहीं, नहीं एल्स एल्स के अंदर रहेंगे। ठीक है, इफ का काम ये था कि वो जीरो और वन में से चेक करे, एल्स का काम है कि उसके अलावा जो कुछ भी है वो काम चेक करे। ठीक है, तो अब हम लूप के बाहर नहीं निकलेंगे, लूप के सॉरी लूप से तो बाहर निकल जाएंगे लेकिन एल्स के बाहर नहीं निकलेंगे, है ना, ये वाला एल्स के बाहर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि इफ, ठीक है, लूप खत्म होने के बाद अगर जो है कि हमारा जो फैक्टर्स है, ठीक है, वो इक्वल हुआ टू के। ठीक है, अगर वो टू के इक्वल हुआ तो प्रिंट करवा दो क्या, कि नम इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अ, वरना क्या करो, वरना इसी लेवल के इंडेंटेशन में मैं क्या लिखूंगा, एल्स प्रिंट नम कॉमा, और उसके बाद फिर ये इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, बस हो गया। अब इस चीज को जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं।
क्या हो रहा है प्रोग्राम में, एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूँ। नंबर में क्या कर रहे हैं हम, नम में यूजर से इनपुट ले रहे हैं, जो यूजर डालेगा वो नम में चला जाएगा। पहले हम चेक करेंगे कि क्या नम की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी तो नहीं है। इसमें हम अगर 1 यूजर दे दे या फिर 0 दे दे, उस कंडीशन को हैंडल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या लिखा हुआ आएगा। अगर उसने 0 दिया होगा तो लिखा होगा 0 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अगर उसने 1 दिया होगा तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। एल्स उसके अलावा, ठीक है, अगर ये चीज ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर उसने 0 या फिर 1 नहीं दिया होगा, तो आ जाओ। तो उसके बाद एल्स के ब्लॉक में जो कुछ भी है ना वो चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक काम करते हैं, बाद में प्रिंट करवा देते हैं बाय, ऐसे नहीं, कोट्स के अंदर बाय, ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम पहले फैक्टर्स ले रहे हैं एक, ठीक है, फैक्टर्स में हम काउंट करते जाएंगे कि कितने फैक्टर्स हैं। अब हम यहाँ पर लूप चला रहे हैं 1 से लेकर नंबर तक, ठीक है, वो जो नंबर था, तो 1 से लेकर 5 तक अगर लूप चलेगा तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर, हर बार क्या होना चाहिए कि ये जो आई है ना, जो नंबर है हमारे पास, वो चेक करेगा कि हमारा जो नंबर है वो उसको डिवाइड करता है या नहीं, ठीक है, मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, इस एक्सप्रेशन का वही मतलब है। इसको लगा दो, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकाल रहे हैं। और डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं क्यों, ताकि हम क्या कर पाए, इक्वालिटी चेक कर पाए एलएचएस की और आरएचएस की। अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, इस पूरे वाले वैल्यू की वैल्यू पूरे की वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और अगर ये इस चीज को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो फैक्टर्स की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक बढ़ जाएगी, अभी तक 0 थी, एक बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से लूप चलेगा, ठीक है, लूप में आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर 2 के लिए डिवाइड करके देखेगा, तो ये ट्रू नहीं हो रहा, तो मतलब कि फैक्टर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, अभी 1 ही रहेगी। फिर 3 आ जाएगा आई में, तो ये चीज़ ये चेक करेगा, तो डिवाइड नहीं कर पा रहा, 5 को 3 जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है, क्या रिमाइंडर में आएगा, 2 आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि आई में 4 चला जाएगा, तो 4 भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं चलेगा। फिर आई में 5 चला जाएगा, तो 5 जो है वो 5 को डिवाइड कर लेगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो 5 फैक्टर की वैल्यू जो है वो बढ़ के 1 हो जाएगी, मतलब एक और बढ़ जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी, अभी तक 1 थी, 2 हो गई। तो इस लूप की मदद से फैक्टर्स की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो अब हम चेक करवा रहे हैं कि क्या फैक्टर्स की वैल्यू 2 है। अगर 2 है तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा कि नम यानी कि 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी कि 2 से ज्यादा है, ठीक है, 1 तो किसी केस में हो ही नहीं सकते, ठीक है, फैक्टर्स यहाँ पर 1 हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1 के लिए तो इतना ही, यही चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद एल्स ब्लॉक चलेगा ही नहीं, है ना। तो उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 के लिए चल सकता है, तो 2 के लिए हम क्या क्या कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, मिनिमम कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक 1 और एक वो खुद 2 ही, है ना। तो 2 को हम सबको पता है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, ऐसे करके ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर फैक्टर्स के नंबर 2 नहीं होते, इसका मतलब क्या हो सकता है कि फैक्टर्स के नंबर्स जो है वो 2 से ज्यादा है, ठीक है। अब वो 5 फैक्टर्स हो सकते हैं, जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उस केस में एल्स ब्लॉक चल जाएगा। एल्स ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है कि नम यानी कि मान लेते कि फैक्टर्स 4 आ गए, ठीक है, मान लेते कि हमने नम में 4 डाला था, चलो ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि 4 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। और फिर क्या होगा कि ये पूरा खत्म हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा बाय, ठीक है। अब इस चीज को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। एंटर अ नंबर, चलो मैं यहाँ पर पहले 0 लिख कर देखता हूँ, 0 इज निदर प्राइम नॉर कंपोजिट, उसके बाद फिर बाय प्रिंट हो रहा है, सही है। 1 लिख कर देखते हैं, सेम चीज। 2 लिख कर देखते हैं, 2 के लिए प्राइम नंबर सही कह रहा है, आगे आते हैं। अब चेक करते हैं, 3 भी तो प्राइम नंबर है, सही आ रहा है। चेक करते हैं 4 के लिए, कंपोजिट नंबर सही कह रहा है, क्योंकि 2 भी तो इसका एक फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, उसके बाद फिर 2 एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है। आज जो चेक करते हैं 100 को, या फिर चलो 10 को ही चेक कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर सही कह रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक प्राइम नंबर का भी प्रोग्राम हम किस तरह से बनाते हैं, और अब मुझे पता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आप क्या कर सकते हो कि मैंने जो पैटर्न्स दिए थे वो आप ट्राई कर सकते हो, और जो भी प्रोग्राम्स है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, और आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि सीक्वेंस किस तरह से काम करता है, ठीक है। बस तो मुझे यही बताना था इस वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।